सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं जो फ्लोएम उत्तक होता है, पोषवाह उत्तक, और एक पादप उत्तक होता है, उस उत्तक की बात करेंगे। और आपको बता दें, हमने जाइलम उत्तक पढ़ लिया था, और जाइलम उत्तक जो होता था वो क्या करता था, खनिज लवणों को जल को अवशोषित होने के बाद में पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता था, ताकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सके। अब जो फ्लोएम उत्तक होता है वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो भोजन बनता है पत्तियों द्वारा, उस भोजन को पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? पोषवाह उत्तक, जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम उत्तक। उसकी हम बात करेंगे और उसकी कौन कौन से तत्व हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो बात करते हैं हम इसकी, बातें ना करें, हम बात करेंगे फ्लोएम उत्तक की, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू, और ये एक प्रकार का जटिल टिश्यू है, जटिल उत्तक है ये एक प्रकार का। कौन सा रे? जटिल उत्तक के दो प्रकार पढ़े थे हमने, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फ्लोएम एंड टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू की बात करेंगे। और उत्तक तो आप जानते हो, कोशिका का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है, ठीक है। और इनके अलग अलग कार्य आप समझ गए। तो देखो बात करेंगे इसकी हम, इसे बोलते हैं पोषवाह उत्तक। पोषवाह उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, भोजन को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इसका अगर पहले हम बात ये करें, प्रकार पढ़े इससे पहले हम बात करें इसके कार्य क्या होते हैं। कार्य क्या होते हैं इसके, ये देख लेते हैं हम। तो क्या करेगा, पत्तियों द्वारा निर्मित, पत्तियों द्वारा निर्मित इस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, पत्तियों द्वारा निर्मित, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को, भोजन को पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों तक, सुनते रहना ध्यान से, सुनोगे तो याद हो जाएगा। पत्तियों द्वारा भोजन को, पत्तियों द्वारा निर्मित रे, पत्तियों द्वारा निर्मित पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाना इसका कार्य होता है, ठीक है। पहुंचाना, ठीक है, ये इसका काम होता है मेन। अब इसको भी हम, जैसे इसका निर्माण कैसे हुआ, जैसे हम जाइलम उत्तक का निर्माण होता है, सेम टू सेम उसका निर्माण भी उन्हीं भागों से दोबारा होता है। अब कौन से भाग, वो कौन से भाग, तो बात करते हैं हम। तो बात करें हम प्राथमिक जाइलम व प्राथमिक फ्लोएम होते थे, तो इसी प्रकार प्राथमिक फ्लोएम होंगे। तो प्राथमिक फ्लोएम प्राथमिक वर्दी से संबंधित होते हैं, याद रखना, ये प्राथमिक वर्दी से संबंधित होते हैं। ये प्रकार है इसके, ठीक है। तो प्राथमिक, जैसे उसके प्रकार लिखा है ना जाइलम के, वैसे प्रकार हैं इसके भी, और सेम वही आएगी बातें। वहां पर जाइलम लिखते हैं, यहाँ फ्लोएम लिख देंगे बस। तो प्राथमिक फ्लोएम प्राथमिक वर्दी से संबंधित है, वर्दी से संबंधित। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण, तो आप बताओ, प्राथमिक जाइलम का निर्माण किससे होता था? किससे होता था? प्रोकैम्बियम से। तो इसका निर्माण भी किसका? इसका निर्माण प्रोकैम्बियम से होगा, इसका भी निर्माण। पराग, हाँ बोलो। वैसे उसके जैसे प्रकार लिखाऊंगा मैं, प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, वैसे उसे बोलते हैं वहां पर मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम बोलते हैं, यहाँ पर प्रोटो फ्लोएम, मेटा फ्लोएम, ऐसे प्रकार होंगे, मतलब उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर। हाँ, वो तो द्वितीयक जाइलम के उत्तक, यहाँ पर द्वितीयक फ्लोएम करेगा। प्राथमिक लिख रखा हो ना सामने, देखो ना, प्राथमिक फ्लोएम लिख रखा है मैंने। तो प्राथमिक फ्लोएम की बात करें तो इसका निर्माण प्रोकैम्बियम से होता है, जो एक विभेजोत्तक है, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण, द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण कौन करेगा? वैस्कुलर
कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। और वैस्कुलर कैम्बियम को हम बोलते हैं सवनीय ऐदा। जहाँ भी सवन की बात होती है यानी परिवहन का मतलब होता है, और ये जाइलम फ्लोएम परिवहन का काम करते हैं, तो सवन ऐदा ये इसका निर्माण होता है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, तो इसे आप नोट करें। इसके अलावा आपको बताएं एक एक प्रकार और थे, है ना, उनके अरेंज के आधार पे थे। और उसमें था एक तो प्रोटोफ्लोएम, और एक था मेटाफ्लोएम। तो इसका निर्माण पहले, सिंपल सा तरीका, इसका निर्माण पहले, इसका निर्माण बाद में। ठीक है, मेटा के बाद में होता है, ये भी आप लिख ले। ठीक है, अब पढ़ेंगे इनकी अब 4 कोशिकाओं के बारे में, जो इनके 4 तत्व होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसे नोट करें आप। तो चलते हैं आगे हम। तो ये तो हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इनके डायग्राम से समझेंगे। इनके 4 जो कोशिकाएं होती है उन 4 कोशिकाओं को समझेंगे। तो 4 कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, सिंपल सी बात करें, उनके डायग्राम बना दे आपको। तो डायग्राम बना रहा हूं मैं। अरे कौन नहीं आया? इनकी 4 कोशिकाएं एक साथ ही आ जाएगी अभी। ठीक है, 4 कोशिकाएं एक साथ ही आ जाएगी। 4 कोशिकाएं, है ना, समझो इनको, है ना। देखो क्या क्या है इनमें। ये तो आपको जो दिख रहे हैं ना, एक प्रकार से पेरेनकाइमा होते हैं। ये तो है मृदुतक, फ्लोएम मृदुतक। यह है इसकी चालन नलिका, है ना। और यह इसकी सहचर कोशिकाएं, और इसमें एक बड़ा सा केंद्रक होता है, सहचर कोशिका। और ये इसका तंतु, फ्लोएम तंतु। बना दो तुम तो वैसे कैसे भी। ठीक है, अब ध्यान से समझो। 4 प्रकार की कोशिकाएं, जैसे जाइलम के 4 होती हैं, वाहिनिकाएं, जाइलम फ्लोएम उत्तक, जाइलम तंतु। ऐसे इसकी भी 4 हैं। चालनी नलिका है, फ्लोएम मृदुतक है, क्वेश्चन आया हुआ है, सहचर कोशिकाएं हैं, और फ्लोएम तंतु है। ये 4 है, उसकी जैसे 4 तत्व। ये जो है पोषवा उत्तक के 4 घटक, 4 कोशिकाएं, जैसे जाइलम की हमने 4 पढ़ी थी वैसे हैं। तो एक एक की हम बात करेंगे। तो ये जाइलम की, जैसे आपको एक बार वापस लिख देता हूं मैं। जाइलम उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है, फ्लोएम उत्तक के 4 तत्व होते हैं। किस उत्तक के? फ्लोएम के 4 तत्व। एक तो क्या होता है, चालनी नलिका। एक तो होती है चालनी नलिका, जिसे सीव ट्यूब कहते हैं। दूसरा होता है सहचर कोशिकाएं, जिसे कंपेनियन सेल बोलते हैं। सहचर सेल जिसे बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। और तीसरी होती है फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक होता है और फ्लोएम दृढ़ुतक होता है, जिसे एक प्रकार तंतु होते हैं ये। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। और आपको बता दूं, इनमें से सारी की सारी क्या, इसको छोड़कर, फ्लोएम तंतु को छोड़कर बाकी सारी जीवित होती है, मतलब ये मृत है। ठीक है, और उसमें क्या था, उसमें एक जीवित थी और बाकी सारी मृत थी जाइलम में। ठीक है, तो ये क्या है, ये मृत है, ये जीवित है,
जहां भी आ जाता है पेरेंट कायमा यानी मृद उत्तक, जीवित है, ये जीवित है और ये जीवित है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इन्हें नोट करें आप और फिर एक एक को हम पढ़ते हैं इनके बारे में, एक एक पढ़ते हैं इनके बारे में, नोट करो इनको। हाँ बोलो, इनके बारे में तो पढ़ना है हमें। और कंपेनियन सेल्स, आपके क्वेश्चन इनसे आते हैं, चाल नलिका और सहचर कोशिका से, इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन है यहीं से आते हैं, तो इनके हम पढ़ेंगे। बना लिए क्या? उसको ऑफ कर दे, रहने दे, काटना है, ऑफ कर दे उसको। और क्या, हाँ डायग्राम नहीं मिटाएंगे, इधर देखो अब ध्यान से, एक एक को हम समझेंगे 4 कोशिकाओं के बारे में। ये फिर मिट गया क्या? मृद उत्तक है ना, समझो इनके 4 कोशिका के बारे में हम जांच करेंगे। जांच तो क्या करेंगे, मतलब पता करेंगे इनके बारे में क्या क्या कार्य करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं चालन नलिका। अब सुनो रे ध्यान से, चालन नलिका क्या करती है? इसे बोलते हैं हम चालनी कोशिका व चालनी नलिका, यानी सीव ट्यूब, तो सीव सेल्स बोल देंगे या तो, या चालनी नलिका। ठीक है, साथ के साथ नोट कर लेना, इसे बोलते हैं सीव ट्यूब। आप सुनो इसके बारे में, देखो चालन नलिका की बात करें तो इसके पास कहीं भी केंद्रक नहीं बनाया मैंने। ये आपको दिख रहा है जो केंद्रक है, जो इसका नहीं है केंद्रक, ये तो इस कोशिका का है, सहचर कोशिका का। तो चालनी नलिका के अंदर केंद्रक नहीं होता है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछता है, और मैंने पहले भी लिखाया था, आरबीसी सहचर कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। अब जिसके पास केंद्रक नहीं है, ठीक है, तो उसका मेन केंद्रक होता है, तो कोशिका मृत भी हो सकती है। जिस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है वो कोशिका मृत हो जाती है, पर ये मृत नहीं है, ये जीवित है। क्यों? क्योंकि इसका जो केंद्रक होता है, सहचर कोशिका केंद्र, इसके कोशिका द्रव्य को क्या करता है, नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये सहचर कोशिका इसके प्राशन दाब को भी बनाए रखती है, मतलब इसके ये कोशिका इसके ज्यादातर कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका कंडक्ट करिए ये, इसलिए मृत नहीं है, जीवित ये कोशिका। बाकी हम जानते हैं कि कोशिका में केंद्रक नष्ट हो जाता है तो अक्सर क्या हो जाती है, मृत हो जाती है, डेड सेल होती है। तो इसके अलावा आपको ये बताऊं, ये जो आपको ये पट्टियां दिखाई दे रही है, ये क्या है पट्टियां? तो जैसे भी पतझड़ मौसम आता है ना, पतझड़ शरद ऋतु, जिसमें पत्तियां झड़ने लगती है, उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर केलोज जमा हो जाता है इन नलिकाओं में, 4 नलिकाओं में। तो ये केलोज जमा हो जाता है, और केलोज जब ज़्यादा जमा हो जाता है ना, तो ऐसे प्लेट सी बन जाती है, जिसे बोलते हैं केलोज पेड। क्या बोलते हैं? केलोज पेड। ठीक है, केलोज पेड बोलते हैं। और जैसे ही वापस बसंत ऋतु आती है, पतझड़ के बाद बसंत आती है, फिर धीरे धीरे ये इनका डिक्रीज हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या, पतझड़ मौसम में पत्तियां झड़ने के बाद में ये क्या करता है, केलोज जो पेड़ जमा हो जाता है, केलोज जमा हो जाता है मतलब इनमें, तो ये जो भी जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, उनसे संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। तो ये क्या है, केलोज पेड़ है, और इसमें छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? छिद्र। ताकि जो क्यों, इसका काम क्या होता है, भोजन का परिवहन करना, ग्लूकोज का परिवहन करना, सुक्रोज का परिवहन करना। और हम जानते हैं सुक्रोज का परिवहन होता है पेड़ पौधों में, इसका सुक्रोज का परिवहन होता है, तो इन छिद्रों द्वारा होता है। तो ये क्या है, चालनी छिद्र है। क्या है ये बच्चों? चालनी छिद्र। ये चालनी छिद्र बोल सकते हैं, यहाँ सीव पोर्स बोल सकते हैं इन्हें। तो इनके द्वारा आगे आगे ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, और आपको बता दूं, सहचर कोशिकाएं और वाहिकाएं तो जाइलम की है, वेसल। सहचर कोशिकाएं फ्लोएम उत्तक की है। ये दोनों कोशिकाएं एंजियोस्पर्म पादपों की एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है।
तो इन्हें अब इसकी बातें हम नोट करते हैं, लिखते रहना आप, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं बताई मैंने वो नोट करें। इसके अलावा देखो, लिख लो। पहली, ये कोशिका जीवित है, तो ये सेल्स जीवित होती है, पहला पॉइंट नोट करें। दूसरी, इनमें केंद्रक नहीं होता है, नोट करने की बात है ये, केंद्रक नहीं होता है, तो केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक विहीन। इसके अलावा सिरों पर केलोज का जमाव, जो केलोज पेड़ बनाता है, यानी पट्टी का, पेड़ का मतलब पट्टी का बनाता है, इससे पतझड़ में, स्प्रिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में इस ऋतु को, नहीं ऑटम, स्प्रिंग तो बसंत को बोलते हैं, ऑटम बोलते हैं इसे। ऑटम यानी पतझड़ होता है, स्प्रिंग यानी बसंत होता है, ठीक है। तो पतझड़ में जीवाणु संक्रमण से बचाती है, जीवाणु संक्रमण से बचाती है। और जैसे ही बसंत ऋतु आएगी, ये केलोस पेड़ क्या है, डिक्रीज हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, पिघल जाती है, ठीक है, बसंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु में ये केलोस पेड़ पिघल जाती है, ठीक है। ये लिखें आप। इसके अलावा और बताएंगे, लिखते रहो। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करें, ये जो आपको छिद्र देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, परिवहन होता है। तो ये छिद्र पाए जाते हैं, चालनी छिद्र, तो इनमें क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट, छिद्रित संरचनाएं पाई जाती है, छिद्र संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम चालनी छिद्र कहते हैं, चालनी छिद्र कहते हैं। और इन छिद्रों द्वारा भोजन का क्या होता है, परिवहन होता है। मुख्य रूप से सुक्रोज का होता है पेड़ पौधों में, किसका रे, यानी सुक्रोज का परिवहन, सुक्रोज का परिवहन होता है। याद रखना है, सुक्रोज का परिवहन होता है, नोट में लिख लो इसको, सुक्रोज का परिवहन होता है। तो ये था मुख्य रूप से एक चालनी नलिका के बारे में, ठीक है, याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे सहचर कोशिकाओं के बारे में। तो सहचर कोशिकाओं क्या विशेषता होती है, मेन देखें इधर। अब देखो, अब ध्यान से सुनो। अब चालनी नलिका तो हो गई, अब बात करेंगे अगली कोशिका की। हम अगली कोशिका क्या कहना चाह रही है, तो देखो क्या कहती है अगली कोशिका। तो दूसरी जो आपको दिख रही है सहचर कोशिका है, इनके बारे में बात करेंगे हम। सहचर सेल्स या सहचर कोशिकाएं, इनको बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। ये देखो ध्यान से, तो इनमें क्या होता है, इससे सटी हुई पाई जाती है, इससे सटी हुई है, केंद्रक होता है और इसका केंद्रक बड़ा होता है, और इस कोशिका, इस चालनी नलिका को क्या करता है, कंडक्ट करता है, इसके कोशिका द्रव्य को नियंत्रित करता है। याद रखना है, जो लाइन बोला इंपॉर्टेंट है, इसका केंद्रक इसके कोशिका द्रव्य को क्या करता है, नियंत्रित करता है। साथ ही साथ ये दोनों कोशिकाएं क्या है, एक समान उत्पन्न होती है, मतलब एक ही मात्र कोशिका से दोनों कोशिकाएं उत्पन्न होती है। इसलिए इस सहचर कोशिकाओं को और चालनी नलिकाओं को हम बोलते हैं सिस्टर सेल्स।
क्या बोलते हैं, मतलब समझ गए, सिस्टर यानी बहन होती है दोनों, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, लिखे इनके बारे में, ठीक है। तो क्या होती है, केंद्रक युक्त होती है, एक बड़ा केंद्रक होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है जो चालनी नलिका, के कोशिका द्रव्य, नोट करना है इसको, नोट में याद रखना है, नोट रखना है इनको, इंपॉर्टेंट है ये। एक बड़ा केंद्रक होता है जो चालनी नलिका के कोशिका द्रव्य को नियंत्रित करता है, मतलब इसका पूरा कंट्रोल उसके पास है, सहचर कोशिका को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ इसके लिए बता दूं, ये इसके अंदर प्रासरण जो दाब होता है ना, दाब प्रवणता, उसको भी बनाए रखने का काम करती है। तो सहचर कोशिका, सहचर सेल्स चालनी नलिका के दाब प्रवणता को बनाए रखती है। इसके अलावा, ठीक है, दोनों क्या है, उत्पत्ति में समान है, तो दोनों सेल्स, तो लिख देता हूं चालनी नलिका, दिख रहा ना, चालनी नलिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब, याद रखना है इससे, उसको सीव ट्यूब, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चालनी नलिका वह सहचर सेल एक ही मात्र कोशिका से उत्पन्न, एक ही मदर सेल से उत्पन्न, अतः इन्हें क्या बोलेंगे, सिस्टर सेल, इसलिए इन्हें सिस्टर सेल कहते हैं, यानी बहन है, ये बहन है ना, ये सिस्टर सेल है, ये बहन है, ठीक है, ये याद रखना है और इन्हें नोट करें आप। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि टेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जो पाई जाती है कोशिकाएं आदिम प्रकार की होती है, यानी उनमें कोशिकाएं पाई जाती है, ज़्यादा विकसित नहीं होती है। तो ये ज़्यादातर सहचर कोशिकाएं एंजियोस्पर्म की विशेषता है मेन, उनमें विकसित है अच्छी तरह, ठीक है, इनमें पाई जाती है मेन। तो पहले लिखाया था मैं, तो मैं एक नोट लिखा दूंगा अभी, जो शायद पहले लिखा दिया मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है, इसको लिख लो आप, ऊपर वाली लिख लिया एक लाइन, तो एक लाइन लिख लो, यहाँ एक लाइन लिख सकते हो आप, है ना, नोट में लिख सकते हैं हम। और दोनों यानी वाहिकाएं पहले लिखा दिया शायद, ये वाहिकाएं वह सहचर सेल, क्योंकि सहचर जो सेल होती है ना, वो वाली एंजियोस्पर्म का लक्षण होता है। तो सहचर सेल या सहचर कोशिका, हाँ, ठीक है, वाहिकाएं वह सहचर कोशिकाएं, कोशिका एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट यानी आवर्तबीजी प्लांट का मुख्य लक्षण है, यह मुख्य लक्षण होता है और सहचर कोशिकाएं एंजियोस्पर्म प्लांट में ही पाई जाती है। तो एक नोट और लिखे आप,
इस दुनिया में नोटों की तो बात होती है। देखो अगला नोट क्या है, क्या कह रहा हूं मैं, सचर कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स, आवर्त बीजी यानी आवर्त बीजी क्या, एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी पादपों का मुख्य लक्षण है, यानी इनमें ही पाई जाती है। तो सचर सेल्स आवर्त बीजी पादपों में ही पाई जाती है। तो ये दो नोट याद रखना है, ये इनमें ही पाई जाती है। कोई एग्जाम्पल आपसे दे दे पेड़ पौधों के और उनसे उदाहरण दे दे, मैं अभी क्वेश्चन बनाऊंगा इनसे संबंधित, ठीक है। तो इन्हें नोट करें और इसे ऑफ कर दे, है ना। बारे में अब बचे अपने दो और बची है सेल्स, उनके बारे में हम देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये फ्लोएम उत्तक का काम क्या होता है, वो स्टोरेज का काम करेगी, सीधी सी बात है। तो इसके बारे में लिख ले आप। तीसरा फ्लोएम मृदु उत्तक, और नाम यार है फ्लोएम मृदु उत्तक मतलब अरे पेरेनकाइमा बोलते हैं, जीवित है ये, ठीक है। पेरेनकाइमा बोलते हैं इसे। और जब भी पेरेनकाइमा एक सरल उत्तक का प्रकार है, ये जीवित होती है, तो ये कोशिकाएं जीवित है। तो ये सेल्स क्या है, ये सेल्स जीवित है, ठीक है। इसके अलावा ये स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। तो ये लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, लैक्टोज हो, सुक्रोज हो, शर्करा जिसे हम शर्करा बोल सकते हैं, इत्यादि का, खनिज लवण भी हो सकते हैं, का स्टोरेज करती है, यानी संग्रह करती है। इसका काम यही होता है। जैसे जैसे आवश्यकता होगी ये पोषण देती रहती है। तो मेन काम होता है, क्योंकि हम जानते हैं पेरेनकाइमा कोशिका करती क्या है, स्टोरेज का काम करती है, सिंपल सा तरीका है। तो वहाँ से लिंक कर दिया करो सरल उत्तक से इसको। और इसी प्रकार एक लास्ट की और बची है फ्लोएम तंतु, इसी को भी साथ के साथ देख लो। तो लास्ट का और देख लो, फ्लोएम तंतु, ठीक है, हाँ फ्लोएम तंतु, ठीक है। इसके अलावा देखो रे, फ्लोएम तंतु या फाइबर्स, ये क्या करती है, ये कोशिकाएं मृत हो जाती है, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो इसलिए मृत है। तो इनमें प्रोटोप्लाज्म क्या रहता है, पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता है। तो देखो प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, हाँ फ्लोएम फाइबर्स, है ना, प्रोटोप्लाज्म, ये ले फ्लोएम फाइबर्स, इसे हम बोलते हैं। इनमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, इसलिए सॉरी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होती है, मृत होती है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, ये सेल्स मृत, ये क्या करती है, इन कोशिकाओं को क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, उसकी जैसे ही है, सेम टू सेम। तो ये सेल्स किन सेल्स को, कंपेनियन सेल्स और सहचर को, सहचर यानी कंपेनियन और चालनी नलिका को सहारा प्रदान करती है। तो लिख लेना, ये सेल्स चालनी नलिका, चालनी नलिका व सहचर सेल्स को सहारा या दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है। तो ये थी एक फ्लोएम उत्तक के बारे में, जो पादपों में पोषण का कार्य करता है। ठीक है, एक प्रकार से जो पोषण बन रहा है उस फैलाने का काम कर रहा है, उससे ट्रांसफर करने का काम कर रहा है भोज्य पदार्थ को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक विशिष्ट उत्तक के बारे में, इन्हें हम नोट करो, उसमें थोड़ा बहुत लिखाऊंगा, इसे पॉज कर दे, है ना।
चलो तो अब बात करते हैं विशिष्ट उत्तक की। और विशिष्ट उत्तक की ज़्यादा सिलेबस में नहीं दे रखा, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं और ये फिर जटिल उत्तक कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो देखो, एक हम बात करेंगे विशिष्ट उत्तक की। तो विशिष्ट उत्तक क्या होता है तो पहले बता दें आपको। जटिल उत्तक की कोशिकाएं विशिष्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपने गोंद पढ़ा होगा, गोंद, पेड़ पौधों में गोंद आता है, मकरंद ग्रंथियाँ आती है, ठीक है, गोंद है, मकरंद ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, और जलरंध्र ग्रंथियाँ, जल बाहर निकलता है। तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ये विशिष्ट उत्तक है, जो भी कौन सा एक प्रकार से, है ना, ग्रंथिल बोलते हैं इन्हें, एक प्रकार से ग्रंथिल उत्तक हो गए। इसी प्रकार जैसे आपने जो दुग्ध निकलता है, जैसे अफीम के जो डोडा होता है, कलिका बोलते हैं जिसे वर्ड, है ना, उससे तो दूध निकल, उससे मार्फिन, हेरोइन बनाया जाता है। तो वो भी एक प्रकार से क्या लेटेक्स है, वो लेटेक्स भी क्या है, विशिष्ट उत्तक है, ठीक है। तो ये विशिष्ट उत्तक के अंतर्गत आते हैं। तो दो प्रकार के, एक बार वापस देख लेना, ठीक है। तो विशिष्ट उत्तक ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा लिखाऊंगा, बस 2 लाइनें लिखाऊंगा। सरल उत्तक की कोशिकाएं और जटिल उत्तक की कोशिकाएं कन्वर्ट होकर ये बनाती है, ठीक है। जब इनमें विभाजन पूर्णतः खत्म हो जाता है तो गोंद, रेजिन ये बनते हैं फिर, ठीक। तो देखो इधर विशिष्ट उत्तक जिसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक टिश्यू, और जटिल उत्तक या सरल उत्तक तो हम बोलते हैं जटिल, तो सरल व जटिल उत्तक ही विशिष्ट उत्तक को बनाता है, उत्तक को बनाता है। अब इसके 2 प्रकार, सिंपल सा, उसमें जो प्रकार लिखाए थे वो अलग थे, यहाँ पर अलग वो एक प्रकार से, इनको याद रखना आप, है ना। देखो इनको, एक तो है मुझे लेटेक्स दर, लेटेक्स लेटेक्स दर यानी लेटेक्स सेल्स होती है, और एक होता है ग्रंथिल उत्तक। अब देखो क्या होता है ग्रंथिल में, आपको बता दूं मैं। ग्रंथिल का मतलब जो गोंद होता है, गोंद इसमें आता है ग्रंथिल में। मकरंद ग्रंथि आपने देखा हो, पुष्पों के पुष्पासन जो होता है वहां पर नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है और कीट आकर्षित होते हैं, कीट तो लेके जाते हैं मकरंद को, तो मकरंद ग्रंथियां। वैसे इनके एग्जाम्पल लिख लो कहाँ कहाँ होते हैं, और कुछ नहीं इसमें, है ना। तो नेक्टर ग्लैंड ये कहाँ होती है, पुष्पासन पर, पुष्प के आसन पर, पुष्पासन पर, ठीक है। तो गोंद है, ग्रंथिल है, जल ग्रंथियां, जैसे वातरंध्र ग्रंथियां होती है, पानी निकलता है, वो भी इनके द्वारा बनते हैं। गोंद, रेजिन, इसके अलावा रेजिन बोलो या रेजिन बोलो, रेजिन, ठीक है। इसके अलावा जैसे सुबेरिन हमने लिखा है ना, सुबेरिन, लिग्निन, पहले हमने पढ़ा लिग्निन का जमा हो जाता है, वो यही कोशिकाएं होती है। तो सुबेरिन, लिग्निन, ये इनके जमा हुए, ये विशिष्ट उत्तक में आते हैं। इसी प्रकार लेटेक्स क्या है तो आपको बता दें, लेटेक्स क्या होता है। तो लेटेक्स इस प्रकार का या दुग्ध या सफ़ेद रंग का, अधिकतर सफ़ेद रंग का गाढ़ा सारीय पदार्थ होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण ये पाए जाते हैं, और जिनके अंदर कई एल्किलॉइड्स पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लेटेक्स। तो लेटेक्स क्या है, इसको लिख लो, लेटेक्स। इसको क्या बोलते हैं, सीर बोलते हैं, सीर, ठीक है। जैसे अफीम के डोडे से प्राप्त होता है ना, एग्जाम्पल में देख लो ना, अफीम के डोडा जानते हो ना, कलिका यानी पुष्प खिलेगा उससे पहले वाली अवस्था कलिका, ठीक है। तो के अफीम के डोडे एंड कलिका से हाँ प्राप्त दुग्ध, ये दुग्ध, तो लेटेक्स है क्या, सारीय श्वेत कार्बनिक, इसमें कार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण, चिपचिपा,
प्रकार थे। हाँ, चिपचिपा पदार्थ, इसे लेटेक्स बोलते हैं। इनके वैसे अलग अलग प्रकार दे रखे हैं अलग अलग कोशिकाओं के, पर आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है इनके बारे में। ठीक, हाँ वो बईसरा भी यही है मतलब। ठीक है, ठीक है, उसको तो छोड़ो, ये लिख लो आप, है ना, लेटेक्स धर और ग्रंथिल तक। ठीक है, वो बईसरा भी अंतस्रावी का मानने वाला था एक प्रकार से वहाँ, है ना, तो इससे आप ऑफ कर दे, है ना।